से पहले प्रेग्नेंट होने वाली औरत कहा और उन दोनों को घमंडी बेकार लोग बताया। वेई तियानशान का काला पड़ता चेहरा देखकर भी वह नहीं रुका और गालियां देता रहा। तू बूढ़ा कुत्ता वेई तियानशेंग, तू मुझ पर उंगली उठाता है, अब मैं तेरे प्यारे डिसिप्लिन को मारूंगा। तभी मुआंग शांत कदमों से आगे आया और उसका असली चेहरा सबके सामने रख दिया। नीच आदमी, उस समय तू सिर्फ वेई की खूबसूरती पर लट्टू था और वेई मैनर में घुसने का सपना देख रहा था। अब जब तेरी मंशा पूरी नहीं हुई तो तू सबके सामने वेई की बेइज्जती कर रहा है और ली तियानमिंग को नाजायज कह रहा है। तुझसे ज्यादा बेशर्म कोई नहीं। उसी वक्त शेन गोंग से सहा नहीं गया और वह आगे बढ़कर बोला, तू घटिया और बेशर्म आदमी है, अब और बर्दाश्त नहीं होता। वह गुस्से में आगे आया। उलिंग क्लैन के पीछे उनका परिवार है, लेकिन तुम्हारे वेई मैनर के पीछे कौन है? अगर कोई नहीं है तो आज से मैं तुम्हारा परिवार हूं। और अपनी बात साबित करने के लिए उसने सीधे वे को प्रपोज कर दिया। अगर हिम्मत है तो अभी यही मुझसे शादी कर लो, लड़ाई खत्म होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मंजूर है? वे ने बिना झिझक कहा, मंजूर है। उसने पहले ही मन बना लिया था। वे फैमिली के लिए उसे अपनी इज्जत की परवाह नहीं रही। उसने पीछे खून उगलते टियानमिंग की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। फिर दोनों ने हंगामे को नजरअंदाज करते हुए घुटनों के बल बैठकर रस्म शुरू की। पहले आसमान और धरती को प्रणाम, दर्शक स्तब्ध रह गए। दूसरा बुजुर्गों को प्रणाम। एक कोने में शेन हुआ शुआन को संभाल रही थी। मां, बेहोश मत होइए, ये बस एक औपचारिकता है। फिर दृढ़ आवाज गूंजी, अब पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। आखिरी कदम पर शेन गोंग रुक गया और बोला, सुहागरात छोड़ देते हैं, मैं थोड़ा व्यस्त हूं। याई ने हैरानी से नीचे देखा, हमें रोकना नहीं चाहिए? लेकिन युआन मजे से तमाशा देख रहा था। छोड़ो, इन्होंने पहले ही अपनी इज्जत दांव पर लगा दी है और वैसे भी ये नजारा कमाल का है। इसके बाद शेन गोंग तेजी से अरीना पर चढ़ गया और बोला, ठीक है ली यनफंग, दिखाओ अपनी लाइफलेस हेल सोर्ड। यनफंग ने तुरंत कहा, क्यों ना डेथ मैच हो, जब तक एक मर न जाए कोई सरेंडर नहीं। शेन गोंग की आंखों में हत्या की चमक आई और उसने मान लिया, तू बड़ा घमंडी है, मुझे मारना पसंद नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी करूंगा। बात खत्म होते ही यानफंग झपट पड़ा, बहुत बढ़िया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर वह एक डिवाइन बीइंग को मार देगा तो उसका नाम वेई तियन को हराने से भी ज्यादा गूंजेगा। आज का दिन है जब मैं ली यनफुंग अपना नाम दूर दूर तक फैला दूंगा। सामने खड़े यनफोंग को देखते हुए शेन गोंग ने शांति से अपनी तलवार पर हाथ फेरा और कहा, बाहर आओ। तुरंत ही एक जबरदस्त ताकत वाला लाइफ बाउंड बीस्ट प्रकट हुआ, 8 स्टार इंपीरियन मेंटोर, और दोनों के बीच डेथ मैच शुरू हो गया, जिसका नतीजा अभी भी अनिश्चित था। लेकिन कुछ ही वारों के बाद यानफुंग घबरा गया। यह कैसे हो सकता है? उसने मेरी हर सोर्ड टेक्निक को बेअसर कर दिया। मैंने अपने सारे मूव्स इस्तेमाल कर लिए, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे एक वार भी नहीं लगा। क्या हमारी ताकत में इतना बड़ा फर्क है? तभी शेन गोंग बोला, सिर्फ वाई तियनशुंग को हराकर तूने सोचा वर्मिलियन बर्ड नेशन में कोई बचा ही नहीं? अपनी उस लाइफलेस हेल्थ सोर्ड के सहारे तू मुयंग को चैलेंज करना चाहता है? फिर उसने जोर से कहा, ली यनफोंग, आंखें खोलकर देख, असली हेवंस विल बैटल आर्ट क्या होता है। तूने 5 साल मेहनत की तो क्या बाकी लोग खाली बैठे थे? बोलते हुए उसके लाइफ बाउंड बीस्ट ने तेजी से ताकत समेटी और स्टार रिवर को मिटा देने जैसा वार किया। भीड़ चिल्ला उठी, देखो शेर कितना बड़ा हो रहा है, उसने स्काई क्लाउड बैरियर तोड़ दिया, क्या हम सेफ रहेंगे? अगले ही पल भयानक ताकत बैरियर से टकराई। बाहर खड़े तानमिंग का ग्रुप भी शॉकवेव में आ गया। वह सोनिक ब्लास्ट और डिवाइन आर्ट का फिजिकल अटैक मिलकर पागलपन जैसा था। मुयंग ने गहरी सांस लेकर कहा, यह और भी मजबूत हो गया है। यूएन का चेहरा सख्त हो गया, ऐसा एक्सपर्ट कहां से आ गया? मुझे लगा बस भीड़ के सामने दिखावा कर रहा है। याई ने जोड़ा, यह डिवाइन बीइंग भी हल्का नहीं है। थोड़ी देर बाद धूल बैठी तो डिवाइन आर्चर का सिम्बियोटिक बीस्ट छोटा होता गया और वह खुद अरीना के बीच शान से खड़ा होकर बोला, खत्म। उस समय यानफंग जमीन पर पड़ा खून उगल रहा था। शरीर पर कोई बाहरी घाव नहीं था, लेकिन उसके सीने पर खून से भरे 4 छेद साफ दिख रहे थे। डिवाइन आर्चर ने कहा, लीन फैंग, तेरे शरीर के 7 स्पिरिट कोर्स में से 4 को मैंने भेद दिया है। तेरी आधी ताकत खत्म हो चुकी है। मैं चाहूं तो तुझे मार सकता हूं, लेकिन इतने साल एक्स को पनाह देने के खातिर मैं तुझे छोड़ रहा हूं। उसने आगे कहा, तेरी ताकत बुरी नहीं है, लेकिन तेरे अंदर असली एक्सपर्ट का दिल नहीं है। तेरे अंदर सिर्फ जलन और बदला है। ली यानफुंग, स्टेज से उतर जा। दर्द से कराहते हुए यानफोंग ने अपने थके शरीर को संभाला और मुश्किल से कहा, तुम्हारी और मेरी ताकत बराबर है। आज मैं दिल से अपनी हार स्वीकार करता हूं। जैसे ही यानफांग नीचे उतरा,
घबराई हुई लियू चिंग भागती हुई उसके पास आई और बोली, ब्रदर फैंग। लेकिन लिन शाओ ने ठंडी और सख्त आवाज में उसे रोक दिया। लियू चिंग, वापस आओ। फिर उसने तुरंत ऐलान किया, ली यानफोंग, अब तुम एक बेकार आदमी हो। तुम में अब कोई वैल्यू नहीं बची जिसे इस्तेमाल किया जा सके। तुम थंडरलॉर्ड मैनर में रहने के लायक नहीं हो। आज से तुम्हें लियू चिंग के पास आने की इजाजत नहीं है। यह सिटी छोड़ दो और दोबारा कभी अपना चेहरा मत दिखाना। लियू यांग आगे बढ़ा और लियू चिंग को सांत्वना देते हुए बोला, वो चमचा आखिर खत्म हो गया, लेकिन उसने हमारे थंडरलॉर्ड मैनर के लिए काफी फायदे भी लाए थे। थंडरलॉर्ड और लीस वो हमें जरूर इनाम देंगे। अब जाकर जब उसे कूड़े की तरह फेंक दिया गया, यानफुंग को उनकी असली औकात समझ आई। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कस लीं कि उनमें से खून निकल आया और उसके गले से टूटी हुई पागल हंसी निकली। हरामियों का झुंड, एक एक करके सब जहरीले हैं। क्या मैं तुम्हें पागल कुत्ता दिखता हूं? फिर वह लड़खड़ाता हुआ मुड़ा। मैं चला जाता हूं, यही चाहते हो ना? लेकिन उसके दिल में अब भी एक झूठी उम्मीद बची थी। लिन स्याओ, इंतजार करना। एक दिन मैं तुम्हारे हाथ लग गया तो। तियनमिंग ने उसकी जाती हुई पीठ को बिना जरा भी दया के देखा और मन ही मन सोचा, इंसान के चुनाव ही उसकी किस्मत तय करते हैं। लीन फोंग, अगर तुम्हें पहले पता होता कि अंजाम ऐसा होगा तो क्या तुम मेरी मां और मुझे उस तरह ट्रीट करते? आज से हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं रहा। बाकी सब लोगों के लिए यह घटना बस थोड़ी देर की फुसफुसाहट बनकर रह गई। फिर यीशुआन ने आगे बढ़कर आयोजन जारी रखने की घोषणा की। मंच पर खड़ा डिवाइन आर्चर अपनी दबंग और भारी आभा बिखेरते हुए बोला, थंडरलॉर्ड मैनर वाले अभी मत उतरना। तुम तीनों मुयांग के लिए छोड़ दो। मैं मून स्पिरिट क्लैन के उन दो लोगों को चैलेंज करता हूं। तुम दोनों एक साथ ऊपर आओ। दोनों तुरंत आगे आए और व्यंग्य से बोले, घमंड तो तुम भी कम नहीं करते। एक के खिलाफ एक लड़ाई में हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन कोऑर्डिनेशन की बात आए तो हम दो भाई एकदम परफेक्ट हैं। हमें मून स्पिरिट डुओ कहा जाता है। अब पछताने का समय निकल चुका है। इसके बाद एक और जबरदस्त मुकाबला शुरू हुआ। मर जाओ, मैं जरा भी रहम नहीं करूंगा। यही हो यह देखकर खुश होकर बोला, लगता है अब असली मजा आएगा। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी और दोनों ने हार मान ली। बहुत ताकतवर है, भागो, हम सरेंडर करते हैं। यीहुओ हैरान रह गया। क्या ये दोनों मस्खरे यहां मजाक करने आए थे? तियनमिंग के होंठ बार बार फड़कने लगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम सही समय पर आए हो, क्योंकि अब अंकल यांग की बारी है। अरीना छोड़ने से पहले डिवाइन आर्चर ने मू यांग के साथ हाई फाइव किया और कहा, थैंक्स, आगे सब तुम्हारा है। मू यांग ने सख्त चेहरे से जवाब दिया, थैंक्स किस बात का? मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा। मैं सिर्फ वाई फैमिली का एहसान चुका रहा हूं। फिर उसने उसे याद दिलाया, हमने तय किया था कि लड़ाई के बाद तुम अपनी वाइफ को छोड़ दोगे। डिवाइन आर्चर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतने टेंस क्यों हो? मैं अभी जा रहा हूं। इस बार जैसे ही मूयंग मंच पर चढ़ा, उसने बिना एक पल गंवाए अपना सिम्बियोटिक बीस्ट ब्लैक किलियन बुला लिया। उसका चेहरा हल्का सा सख्त हुआ और उसकी आवाज भारी ताकत के साथ गूंजी, तैयार हो जाओ। अब वह और एक शब्द भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने हाथ उठाकर ललकारा, मैं इसे लंबा नहीं खींचना चाहता। लिन तियान, लिन स्याओंग, लिन तियानु, तुम तीनों एक साथ आओ। यह सुनकर तियान और स्याओंग सन्न रह गए। कुछ पल के लिए उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, जबकि तियानुएन जोर से हंस पड़ा। क्या तुम सच में सीरियस हो? अंदर ही अंदर वह खुश था। क्या मू यांग सच में हमें मून स्पिरिट क्लैन के उन दो बेकारों जैसा समझ रहा है? चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, एक के खिलाफ तीन लड़ना मौत को बुलाने जैसा है। लीन शियाओ ने बिना देर किए आदेश दिया, यह सुनहरा मौका है। बेकार की बातें बंद करो। तीनों जाओ और उसे मार डालो। तुरंत तीनों आगे बढ़े। फादर, चिंता मत करो, हम तीनों भाई उसे बिना कब्र के मारेंगे। श्याओ फांग ने तेजी से अपना सिम्बियोटिक बीस्ट एजरवुड थंडर फैंग समन किया। तियन जेन ने भी हेवनली स्टॉर्म वुल्फ बुलाया और व्यंग्य से कहा, मू यंग, तेरी मौत के बाद वे फैमिली में सिर्फ बूढ़े, कमजोर और बीमार लोग ही बचेंगे। श्वेंटन पीछे नहीं रहा। वह अपने डायमंड आर्म्ड डिवाइन एप के साथ आगे कूदा और बोला, कल का मैच खत्म होते ही पूरी वे फैमिली का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अफसोस, तुम अपनी आंखों से उनका अंत नहीं देख पाओगे। वे फैमिली ने थंडर सॉवरेन मैनर के उभार को रोका, इसलिए उन्हें मिटना ही होगा। फिर उसने मुआंग की ओर देखते हुए कहा, सबसे बड़ा रोड़ा तुम हो। इसके बाद चारों की उफनती हुई स्पिरिट पावर आपस में टकराई। यह देखकर यी हुआ बोला, ये तीनों बहुत मजबूत हैं और मुयांग के पास कोई साफ एडवांटेज नहीं है। फिर भी वह एक के खिलाफ तीन क्यों लड़ रहा है? अगर एक एक करके लड़ता तो जीतने का चांस ज्यादा होता। लेकिन तियनमिंग शांत था, जैसे वह सब समझ चुका हो। उसने सोचा, अगर सोलो फाइट होती तो अंकल यांग सच में बहुत ताकतवर है।
लेकिन उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं है। ये तीनों थंडर सॉवरेन मैनर की मिडिल एज्ड जनरेशन के पिलर्स हैं। अंकल यांग इन्हें एक साथ खत्म करना चाहता है। वह वन ऑन वन इसलिए नहीं लड़ रहा क्योंकि वह किसी को सरेंडर करके भागने का मौका नहीं देना चाहता। वह सही समय देखकर पूरे ग्रुप को एक ही वार में मार देगा। तभी मुयंग के कीलियन के मुंह में ताकत का एक गोला बनना शुरू हुआ। तियन मिंग ने आसमान में चल रही लड़ाई को ध्यान से देखा और सोचा, अंकल यांग का कीलिन भी ड्यूअल एट्रीब्यूट्स रखता है। तुरंत मुयांग ने अपनी खास टेक्निक ह्यूमन स्लेइंग सोर्ड गोस्ट डांस इस्तेमाल की और कुछ ही पलों में बाकी तीनों पूरी तरह दब गए। उन्हें मजबूरी में मानना पड़ा, इतना ताकतवर ये कैसे हो सकता है? इसकी सोर्ड इंटेंट को रोका ही नहीं जा सकता। लेकिन मु यांग का रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने तलवार घुमाई और चकाचौंध कर देने वाली एनर्जी की धार छोड़ी। अर्थ स्लेइंग सोर्ड पॉइजन वेन। लिन जाओ इतना स्तब्ध रह गया कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। तीनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। हम मु यांग के जाल में फंस गए। तभी उसने चिल्लाकर कहा, जल्दी सरेंडर करो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मु यांग ने तलवार को आड़ा पकड़ा और कहा, तियनमिंग, ध्यान से देखना, हेवंस स्लेइंग सोर्ड। जैसे ही उसने आंखें खोली, एनाहिलेशन स्पेस में भयानक स्पिरिट एनर्जी फूट पड़ी और चमकदार आभा से भरी तलवार की एक धार निकली, जिसने थंडर सॉवरेन मैनर के तीनों लोगों को पलक झपकते मिटा दिया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि बस 3 चमकती हुई सुनहरी लकीरें ही दिखाई दी। तियनमिंग हैरानी और प्रशंसा से बोल उठा, कितनी तेज! तो स्वर्ग को काट गिराने वाली उस तलवार का असली रूप इतना भयानक है। यह देखकर यीहो भी बोल पड़ा कि उसने सबको एक ही वार में खत्म कर दिया। कमाल है, इतनी जबरदस्त ताकत। उनका दर्दनाक अंत सीधे लिन शियाओ के दिल पर वार जैसा था। वह तड़पते हुए हाथ बढ़ाकर चिल्लाया, मेरा बेटा! तभी मु यांग बोला, मैंने पूरी जिंदगी एक उसूल पर जी है। अगर तुम मुझे नहीं उकसाओगे तो मैं भी तुम्हें नहीं उकसाऊंगा। लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहोगे या मेरी जान लेने की कोशिश करोगे तो मैं खून का बदला खून से ही लूंगा। यह उसूल मुझे मेरे मास्टर से मिला है। उन्होंने अपना हेवेनली मैनर का पद ना मुझे दिया, ना अपने रिश्तेदारों को। लेकिन आज तुम्हारे थंडर सॉवरेन मैनर ने मेरे मु परिवार का कत्ल कर दिया है। इसलिए मैं, मु यांग, तुम्हारे पूरे लिन परिवार को मिटा दूंगा और तुम्हारी लाशें कुत्तों को खिलाऊंगा। लिन शाओ इतना दुखी था कि उसके मुंह से खून की उल्टी निकल गई। उसका शरीर गिरने ही वाला था और एक अधीनस्थ ने उसे संभाला। थंडर सॉवरेन, संभलिए! यीहो के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उस ताने ने सीधा वार किया था, तभी तो वह तुरंत खून उगल बैठा। तियन मिंग ने ताना मारा कि उसके सारे चहेते बेटे मर गए और उसका पोता एक नपुंसक बन गया। वह खून क्यों नहीं उगलेगा? सामने का हाल देखकर यीशुआन शांत रहा। उसने हार की उम्मीद की थी, लेकिन इतनी बुरी तरह हारने की नहीं। वह बुदबुदाया कि मरने वाले सब थंडर सॉवरेन मैनर के थे। जब तक मून स्पिरिट क्लैन का कोई नुकसान नहीं हुआ, सब ठीक है। लेकिन मु यांग की ताकत तो सुपरवाइजरी एनवॉइस से भी ऊपर है। उसे छेड़ना ठीक नहीं। हमें उसे मून स्पिरिट क्लैन के खिलाफ कुछ करने से रोकना होगा और लॉन्ग टर्न्स की बड़ी योजना खराब नहीं होने देनी होगी। याई ने भी हामी भरी कि उंगजी ने साफ लिन शाओइंग को छोड़ दिया है। लेकिन कल का मैच बड़ी बात नहीं होगा। थंडर सॉवरेन मैनर अब गार्डियन क्लैन कहलाने लायक नहीं रहा। उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो। तभी शाओइंग वहां पहुंचा। सामने का भयानक दृश्य देखकर वह दिल दहला देने वाली चीख मार उठा, दादाजी, पिता! उसके पास खड़े अधीनस्थ ने समझाया, यंग मास्टर, खुद को संभालिए। अब पूरे परिवार की उम्मीद सिर्फ आप पर है। हैरान और टूट चुका, शाओइंग बेहोश लिन शाओ को पकड़कर चिल्लाया, यह कैसे हो गया? फिर उसने पूरी ताकत से गरज कर कहा, मु यांग, इस जिंदगी में मैं, लिन शाओइंग, तुम्हारे पूरे खानदान को 9 पीढ़ियों तक खत्म कर दूंगा। तुम्हें दुनिया की हर तकलीफ दूंगा। यह सुनकर तियनमिंग ठंडी हंसी हंसा और बोला, लिन शाओइंग, तुम कह रहे थे कि अंकल यांग को दुनिया की हर पीड़ा झेलनी चाहिए, तो बताओ, क्या उसमें वो सुखद एहसास भी शामिल है जो तुम अभी महसूस कर रहे हो? उसने बेझिझक उसकी पोल खोल दी। हां, मैं उसी चीज की बात कर रहा हूं जो रूट सेवरिंग पाउडर से सूखकर जड़ से सड़ गई है। बताओ, अभी कैसा लग रहा है? एक मर्द से ना मर्द रहे ना औरत। कैसा एहसास है? नपुंसक बनकर मजा आ रहा है। यह खबर आग की तरह फैल गई और लोग ठहाके लगाने लगे तो अफवाहें सच थीं। लिन शाओइंग सच में रूट सेवरिंग पाउडर का शिकार हुआ था। लोग हंसते हुए बोले, अनयूनिक लीन, बस करो। हंस हंस कर पेट दुख रहा है। अपने जख्म पर नमक पड़ते ही शाओइंग पागलों की तरह चिल्लाया, ली तियनमिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके सामने तियनमिंग शांत खड़ा रहा और बोला, लिन शाओइंग, वो वहां उस पेड़ के नीचे खड़ी तुम्हें देख रही है। यह कहते वक्त उसकी आंखों में चमक आई और उसने आदेश दिया, चलो, हिम्मत दिखाओ
और सबको साफ साफ बताओ कि 3 साल पहले तुमने मेरा सेक्रेट बीस्ट चुराया था। वॉर सोल ने मेरे लाइफ बाउंड बीस्ट को मार डाला और मुझे उस तरह बेइज्जत किया था। ये शब्द सुनते ही भीड़ का एक हिस्सा खामोश हो गया और दूसरा हिस्सा जोर जोर से शोर मचाने लगा। सेक्रेट बीस्ट, वॉर सोल असल में ली तियानमिंग का था, लेकिन शाओइंग जिद पर अड़ा रहा और बोला, कोई सबूत नहीं है, यह बस एक कुत्ते का भौंकना है। क्या तुम सबके सामने मेरे साथ लाइफ और डेथ बैटल लड़ने की हिम्मत रखते हो? इस सेलेस्टियल बैरियर से सिर्फ एक ही जिंदा बाहर निकलेगा और ताकतवर ही सच तय करेगा। क्या तुम में हिम्मत है? बिल्कुल, तानमिंग ने बिना झिझक तुरंत मान लिया। यही तो वह चाहता था। उसी पल उसके शरीर में एक ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी चुपचाप उमड़ने लगी। उसने मन ही मन कहा, लिन सियाओइंग, आखिर मैं इस दिन का इंतजार कर ही रहा था। कल तुम्हारी मौत का दिन होगा। उसी समय वर्मिलियन बर्ड इंपीरियल पैलेस में विनती की आवाजें गूंज रही थीं। बिग ब्रदर गार्ड, हमें बाहर जाने दो। दरअसल चिंग लुआन और फालिंग चुपके से निकलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन गार्ड्स ने रोक दिया। प्रिंसेसेस, महाराज ने साफ आदेश दिया है कि आपको बाहर नहीं जाने देना। हमें मुश्किल में मत डालिए, और हमने आपको मैच की हालत पहले ही बता दी है। फिर दृश्य बदलता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी और कमरे के अंदर तानमिंग सोच रहा था, मां, मेरे असली पिता कौन है? सच क्या है? वाई ने आह भरी, मुझे खुद नहीं पता, तुम्हें कैसे बताऊं? मैं खुद भी इस बात से उलझी हुई हूं। लेकिन तियानमिंग ने ठान लिया था कि सच जाने बिना नहीं रहेगा। उसने कहा, सब पुरानी बात है, इसमें उलझन कैसी? उसके सवालों के आगे वाई को पूरी कहानी बतानी पड़ी। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, यांग हेवनली मैंशन की डिसाइपल रैंकिंग में वह पहले नंबर पर था और मैं चौथे पर। एक ट्रेनिंग एक्सपेडिशन के दौरान मैं अकेली ईस्टर्न गॉड्स डोमेन के संकन एबिस बैटलफील्ड गई थी। वहां भी एक बहुत ऊंचा वर्मिलियन बर्ड माउंटेन है। उस बार मैं उसकी चोटी तक चढ़ गई थी। यह कहते हुए वाई ने हाथ में पकड़े चाय के कप को देखा और धीमी आवाज में बोली, और वहीं मैं उससे मिली। यह सुनते ही यिंग हुआ उछल पड़ा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? तियानमिंग ने उसे जोर से धक्का दिया। दफा हो जाओ, ज्यादा टांग मत अड़ाओ। फिर उसने गंभीर होकर पूछा, वह कौन है? कैसा इंसान है? वाई खुद भी असमंजस में थी। कैसे बताऊं? उसे समझाना बहुत मुश्किल है। पुरानी यादें याद करते हुए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वह अजीब था, जैसे कोई धुंधली परछाई, न साफ दिखती थी न छू सकते थे, लेकिन कभी कभी लगता था जैसे सामने कोई जिंदा इंसान खड़ा हो। मुझे वह सब बहुत रहस्यमय और दिलचस्प लगा, इसलिए मैंने उससे बात करनी शुरू की। उसने बताया कि वह उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दौर था। उसने मुझे वह जगह भी बताई जहां वह फंसा हुआ था और कहा कि किसी भी पल उसकी जान जा सकती है। यह कहते कहते वही जैसे उन दिनों में लौट गई। वह कहता था कि गुफा में बहुत बोरियत होती है और मुझसे बातें करने को कहता था। उस वक्त मेरा स्वभाव काफी चंचल था, तो मैं अपने बारे में उसे बताने लगी। सच कहूं तो वह बहुत दिलचस्प इंसान था। वह मजाक सुनाना जानता था और खुद को दुनिया का सबसे बेहतरीन, एक असाधारण शख्स बताता था। उसे डींगे मारने का खास शौक था, जो काफी हद तक तुम जैसा ही लगता है। यह सुनकर कि वही उसे इस तरह याद करती है, तियानमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने तुरंत पलटकर कहा, मैं डींगे मारता हूं, बेकार के इल्जाम मत लगाओ। उस समय वह आदमी मुझे बहुत अजीब सा एहसास देता था। वह कई जादुई चीजों की बातें करता था, जिससे मुझे सच में लगने लगा कि वह बहुत दूर किसी दूसरी दुनिया से आया है। वह कहता था कि मॉर्टल बीस्ट मास्टर्स भी अमृता हासिल कर सकते हैं, अपनी उम्र हजारों बल्कि दसियों हजार साल तक बढ़ा सकते हैं, यहां तक कि 12 लाइफ एंड डेथ ट्रिब्युलेशंस पार करके स्वर्ग के देवता बन सकते हैं, सब जीवों को बचा सकते हैं और हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं। यह सोचकर वही ने अपनी कलाई की तरफ देखा और धीमे से कहा कि उसने यह भी कहा था कि मैं एक छोटी सी परी जैसी हूं और वह पूरी जिंदगी मुझे संभाल कर रखना चाहेगा। अनगिनत लड़ाइयों और लाइफ और डेथ हालातों के बाद तुम्हारी मां जैसी मासूम, सीधी और खुली सोच वाली लड़की मिलना बहुत दुर्लभ था। यहां तक पहुंचकर वाई ने शर्माते हुए चेहरा ढक लिया और कहा कि यह सब बताते हुए उसे बहुत शर्म आ रही है। तियानमिंग को अब भी शक था कि कहीं यह हिस्सा उसने खुद से तो नहीं जोड़ दिया। उसने तुरंत इनकार किया, मैं खुद की तारीफ करूंगी। बकवास, क्या मैं ऐसी लगती हूं? यह सब छोड़कर तियानमिंग और यी हुओ उत्सुक नजरों से बोले, फिर क्या हुआ? आगे बताओ, जल्दी बताओ। कहानी आगे बढ़ी। हम 20 दिन से ज्यादा साथ रहे। मुझे वह बेहद रहस्यमय, गहरा और बहुत दिलचस्प लगा और धीरे धीरे मुझे उससे लगाव हो गया। लेकिन हमारे बीच बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। आखिर उसकी दुनिया और मेरी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। सब किसी सपने जैसा लगता था। लेकिन एक दिन वह अचानक बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि उसे खोज लिया गया है। उस वक्त उस परछाई जैसे आदमी ने कहा,
दुश्मनों को मेरा ठिकाना मिल गया है। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। मैं सब कुछ उनके हवाले नहीं कर सकता। अगर सब उनके हाथ लग गया तो यह दुनिया के लिए तबाही होगी। वीआईआई भावुक हो गई। उसने कहा कि वह बहुत बेचैन था। उसके पास छिपने की जगह नहीं थी और वह दर्द में यह सब कह रहा था। मुझे लगा वह बस मजाक कर रहा है और मुझे डराना चाहता है, इसलिए मैंने उससे कहा, तुम्हारे पास जो भी है मैं उसे बचाने में तुम्हारी मदद करूंगी, किसी और को उसे छूने नहीं दूंगी। उसने कहा, शायद एक ही रास्ता है, उसे खून की विरासत के जरिए आगे बढ़ाना। यहां तक आते आते टानमिंग बाकी सब समझ चुका था। वही शर्मा कर सिर खुजलाने लगी। फिर उसने कहा कि वह उन लोगों को भटकाने के लिए उन्हें दूर ले जाएगा और उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। यह सुनकर टानमिंग का चेहरा फीका पड़ गया। पूरी कहानी किसी कल्पना जैसी लग रही थी। ई हुओ ने बेधड़क कहा, मुझे तो पक्का शक है कि हमारी मां को किसी ने बेवकूफ बनाया था। वेई ने हाथ कमर पर रखकर दृढ़ता से कहा, नहीं, उसने मुझे धोखा नहीं दिया। भले ही यह सब सुनने में अजीब लगे, लेकिन उसने सच में झूठ नहीं बोला। और सबसे ज्यादा तो तुम्हें महसूस होना चाहिए, क्योंकि जो वह बचाना चाहता था वह तुम्हें मिल चुका है। वरना तुम्हारे सिम्बायोटिक स्पेस में जो 10 अंडे हैं वे कहां से आए? यह सुनते ही तियानमी को जैसे बिजली सी लगी। तो मां, आपको मेरा राज पहले से पता था। अब उसे समझ आया कि वह उसकी ताकत से कभी नहीं डरी। वीआईआई ने आगे कहा कि उस समय उसे बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा। तब कोई भी सच को स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसने अपनी गर्भावस्था छिपाने का फैसला किया। लेकिन लिए यनफुंग को पता चल गया। तुम्हारे लिए मैंने उसका प्रस्ताव मान लिया। तानमिंग ने अचानक पूछा, क्या वह मर चुका है? वेई ने साफ जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, जब वह जा रहा था तो उसने कहा था कि 3 महीने मेरा इंतजार करना। अगर वह वापस ना आए तो समझ लेना कि वह मर गया। उनके वादे के मुताबिक उसे फैसला लेना था। मैंने 3 महीने इंतजार किया, वह नहीं आया और मैं अपनी गर्भावस्था और नहीं छिपा सकी। वीआईआई ने आह भरी, मुझे नहीं पता वह जिंदा है या नहीं। आखिर उसका अस्तित्व ही हमारी समझ से परे है। लेकिन अगर तुम उससे कभी मिले तो शायद तुरंत पहचान लोगे। तियानमिंग हैरान हुआ, क्यों? क्या हम इतने मिलते जुलते हैं? उसने कहा, क्योंकि उसकी भी तुम्हारी तरह एक काली बांह है। तियानमिंग कुछ पल के लिए सन्न रह गया। रहस्य आखिर सुलझ गया। इतने सालों से यह उसके असली पिता की विरासत थी। फिर वेई ने जोर देकर कहा, और एक बात, तुम्हें अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका उपनाम भी ली है। उसका नाम ली मुयांग है। यह सुनकर तानमिंग और भी हैरान रह गया। क्या? नहीं, वी ने तुरंत कहा, ज्यादा मत सोचो, यह बस एक इत्तेफाक है। इसका तुम्हारे अंकल यांग से कोई लेना देना नहीं। तियानमी कुछ पल चुप रह गया। क्या अजीब नाम है। पूरी सच्चाई जानने के बाद वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। मां, मुझे फ्लेम येलो टावर जाना है। वही चौंकी, कल मैच है, तुम्हें आराम नहीं करना चाहिए। तानमिंग ने आत्मविश्वास से कहा, कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है कि आज रात मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। मूसलाधार बारिश में खड़े होकर तानमिंग बोला, यह बारिश बिल्कुल वैसी ही है जैसे 3 साल पहले उस रात थी। तभी फेलिंग और चिंग लुआन आ पहुंचे। बड़े भाई, आखिर आपको ढूंढ लिया। तियानमिंग उसे देखकर खुश हो गया। लिंगर, तुम यहां कैसे? इतने दिन हो गए, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। लिंगर ने भी कहा कि उसने भी उसे याद किया, लेकिन पीछे खड़ी चिंग लुआन झुंझलाकर बोली, अरे तुम दोनों बातें करनी है तो फ्लेम येलो टावर के अंदर करो, मुझे यहां बारिश में मत खड़ा रखो। टावर के अंदर पहुंचते ही फेलिंग ने गर्व से कहा, बड़े भाई, जो अभी दिखाया वह मेरी नई ताकत है। तियानमिंग ने अंगूठा उठाकर कहा, कमाल है, यह न सिर्फ दुश्मन के लॉन्ग रेंज मैजिक को रोक सकती है, बल्कि तुम्हें इनविजिबल भी बना सकती है। यह तो सच में हेवन डिफाइंग है। लिंगर, आज रात इसी ताकत से मेरे साथ कल्टीवेट करो और मुझे ब्रेक थ्रू में मदद करो। फेलिंग ने बिना झिझक हामी भर दी। ठीक है, मैं कल के मैच खत्म होने तक तुम्हारे साथ रहूंगी। यह देखकर चिंग लुआन बोली, क्या मैं यहां सिर्फ थर्ड व्हील बनने आई हूं? उसी समय 2 परछाइयां चुपचाप दूर से उन्हें देख रही थीं। पिता, कल का प्रतिद्वंद्वी आपके मैदान में उतरने लायक भी नहीं, एक ने कहा। दूसरे ने धीमे से आह भरी कि इतने छोटे वर्मिलियन बर्ड नेशन में ऐसा प्रतिभाशाली युवक होगा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके पास खड़े व्यक्ति ने भी कहा, दिलचस्प। और काले लबादे के नीचे से जो चेहरा दिखा वह लिंग लंका था। वाकई बहुत दिलचस्प। और इसी तरह द्वंद्व का दिन आ गया। स्टैंड्स में पहले से चर्चा गूंज रही थी। अगर ली तियानमिंग आज नहीं मरा तो उसका भविष्य असीम होगा। लोग फुसफुसा रहे थे, लेकिन अगर वह नहीं मरेगा तो लिन शाओइंग मरेगा। फिर सवाल उठा, लेकिन लिन शाओइंग यहां कैसे मर सकता है? बस अफसोस की बात है कि उसका जन्म मू मैनर में नहीं हुआ, वरना उसे वो हेवन डिफाइंग ट्रेजर मिलता ही नहीं और उसे चुराया भी नहीं जाता।
अगर उसकी रूह आज भी लड़ रही है तो वह इज्जत के काबिल है। सबकी नजरें उस विशाल युद्ध मैदान पर टिकी थीं। आज तेज बारिश हो रही थी, लेकिन भीड़ जरा भी कम नहीं हुई थी। उसी वक्त इवेन ने अधीर होकर जांग चेंग को आदेश दिया, जल्दी शुरू करो। तनमिंग ने आंखें सिकोड़ लीं। उसकी पुतलियों में ताकतवर स्पिरिट एनर्जी चमक उठी। वक्त आखिर आ ही गया था। वह धीरे धीरे बैरियर के अंदर चला गया। पिछली रात वह स्पिरिट सोर्स रेल्म के 8वें स्तर पर सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू कर चुका था, इसलिए आज की लड़ाई उसके लिए कुछ भी नहीं थी। लेकिन जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा तो वह हैरान रह गया। मुझे लगा था सबसे पहले लिन शाओइंग आएगा, लेकिन तुम हो, युवा। लिंग जी अपने लाइफ बाउंड बीस्ट पर सवार होकर घमंड से आगे बढ़ी और बोली, ली तियनमिंग, मेरा तुमसे कोई निजी झगड़ा नहीं है और मैं आज की मुख्य किरदार भी नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन तुम्हें दिखाऊंगी कि हमारे बीच की दूरी ऐसी है जिसे तुम जिंदगी भर पार नहीं कर पाओगे। तुम्हारी किस्मत में आज यहीं मरना लिखा है और मैं तुम्हें सेक्रेड हेवन पैलेस के डिसाइपल की असली ताकत महसूस करवाऊंगी। वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई शिकार हो। इसीलिए तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। लिंग जी की लंबी बातों से तंग आकर तियनमिंग बीच में बोल पड़ा, हो गया तुम्हारा भाषण, तो शुरू करें। उसने तुरंत अपने लाइफ बाउंड बीस्ट्स को बुलाया। यिंग हो, मियाओ मियाओ, समय आ गया। यिंग हो उत्साह से उड़कर बाहर आया। मेरे पंजे कब से लड़ाई के लिए खुजला रहे हैं। मियाओ मियाओ भी आज असामान्य रूप से जोश में था। चलो पूरी ताकत से, आज कोई नींद नहीं। तियनमिंग मुस्कुराया, लगता है तुम दोनों पूरी तरह तैयार हो। ठीक है, यह तुम्हारी है। और वह पीछे हट गया। उसके चेहरे पर ताकतवर की घमंडी शांति थी। इससे लड़ने के लिए मुझे खुद हाथ उठाने की जरूरत भी नहीं। लिंग जी तिरस्कार से हंसी, मैं लायक नहीं? तुम पागल हो या दिमाग खराब हो गया है? तियनमिंग ने बेपरवाही से कहा, पहले मेरे 2 भाइयों को हरा लो, फिर बात करेंगे। लिंग जी गुस्से में चिल्लाई, इतनी बकवास, मार डालो उसे। उसके आदेश पर उसका लाइफ बाउंड बीस्ट सीधा तियनमिंग की ओर झपटा, लेकिन यिंग हुओ और मियाओ मियाओ बीच में कूद पड़े। तुम्हारा मुकाबला हमसे है। लिंग जी ने लापरवाही से पर्गेटोरी बीस्ट आर्मर स्किल छोड़ी, लेकिन यिंग हुओ आसानी से बच निकला। फिर दोनों अलग होकर दोनों तरफ से मैन स्लेइंग सोर्ड और गोस्टली शैडो के साथ हमला करने लगे। लिंग जी दंग रह गई। ये पंछी सोर्ड आर्ट भी इस्तेमाल कर सकता है? यह नामुमकिन है। तभी यिंग हुओ ने मैन स्लेइंग सोर्ड सोल वाव के साथ स्पिरिट एनर्जी छोड़ी और वार सीधा लगा। लिंग जी जमीन पर जा गिरी और दर्द से चीख उठी। लेकिन हमला यहीं नहीं रुका। मियाओ मियाओ बिजली जैसी स्पिरिट एनर्जी के साथ पास पहुंचा और तुरंत अपने विशाल रूप प्राइमेवल केओस लाइटनिंग डीमन में बदल गया। फिर वह सीधा लिंग जी के लाइफ बाउंड बीस्ट पर टूट पड़ा और हवा में ही उसे बेरहमी से दबोच लिया। पलक झपकते ही उसका लाइफ बाउंड बीस्ट फन का अकड़ा हुआ शरीर लिंग जी के पास गिरा दिया गया। लिंग जी अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। यह कैसे हो सकता है? मैं सपना देख रही हूं, जरूर सपना है। तभी यिंग हुओ ने मजाक उड़ाया, अरे खूबसूरत, लड़ाई में दुश्मन की जबरदस्त ताकत को कम आंकना सबसे बड़ी गलती है। यह सुनकर लिंग जी पागल सी हो गई। मैं यूनिटी रियल्म में हूं। मैं स्पिरिट सोर्स रियल्म के डेमी बीस्ट से कैसे हार सकती हूं? तुम सब मर जाओ। उसके भीतर की स्पिरिट एनर्जी हिंसक रूप से फट पड़ी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन यिंग हुओ बिल्कुल भी डरा नहीं, बल्कि हंस पड़ा। सच में ये मुझसे लड़ना चाहती है? बाहर से देखने वालों को बस तेज और निर्णायक वार दिख रहे थे। अर्थ स्लेइंग सोर्ड पल्स, अर्थ स्लेइंग सोर्ड हेल सप्रेशन, पर्गेटरी इटर्निटी। कुछ ही पलों बाद लिंग जी बुरी तरह बिखरी हालत में जमीन पर पड़ी थी और अब भी बड़बड़ा रही थी, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। तियनमिंग धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और ठंडे स्वर में पूछा, अब भी लड़ना चाहती हो? उसने तंज कसते हुए झुककर कहा, तुम्हारा 8वें स्तर वाला कंपेनियन बीस्ट कुछ खास नहीं लगा। तुम्हारा यूनिटी रेल्म तो मेरी आस्था ही तोड़ गया। सच कहूं तो तुम यूनिटी रेल्म में भी कचरा ही हो। क्या तुम जैसी सच में सेक्रेड स्काई पैलेस जा सकती है? आखिर लिंग जी को हार माननी पड़ी। तुम बहुत डरावने हो। मैं अपनी सारी बातें वापस लेती हूं, ली तियनमिंग, मैं हार मानती हूं। भीड़ फट पड़ी। ली तियनमिंग कमाल है, उसने ऐसे कैसे जीत लिया? उसका विरोधी तो यूनिटी रेल्म में था। हमने सोचा था वह सिर्फ दिखावा कर रहा है, लेकिन उसने सच में खुद हाथ भी नहीं उठाया। भीड़ में लाम त्रियू और तू दिन की आंखों में भी झटका साफ दिख रहा था। तुअंग भावुक होकर बोला, मेरे इस पोते की ताकत आखिर कितनी बढ़ गई है? लेकिन मू दुआंग ने गंभीरता से कहा, जल्दी खुश मत हो, असली खेल अभी बाकी है। विक ने जवाब दिया, मैं बस थोड़ा उत्साहित हूं। थानलो ने भी माना, वह लड़का पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है।
वहीं थंडर आर्क के सबसे ऊपर बैठे शख्स का चेहरा सख्त हो गया। यह तो राक्षस है। क्या वर्मिलियन बर्ड नेशन राक्षसों की धरती है? योजना तो पूरी थी, फिर इसमें इतने छेद कैसे हो गए? लेकिन हुयन ने फिर भी आदेश दिया, जारी रखो, मैं देखना चाहता हूं मुदुआंग और यह ली तियानमिंग और क्या चौंकाने वाले काम करते हैं। थंडरलॉर्ड मैंशन को कोई और चाल चलने से रोकने के लिए तियानमिंग ने सीधे ललकारा, लंबिन टू दिन, नीचे आओ। उसकी नजरें मौत जैसी ठंडी थीं। नीचे आओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। टूडिन फिर भी निडर था और ताना मारते हुए बोला, तुम्हारा यह बदले वाला ड्रामा बहुत घटिया है, मुझे उल्टी आ रही है। और शान से बैरियर में उतर गया। चलो, डेथ मैच तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई सांस लेना बंद न कर दे। तियानमिंग ने आंखें सिकोड़ लीं। उसे आज की भारी बारिश ठीक 3 साल पहले वाली रात की याद दिला रही थी। 3 साल से वह इसी दिन का इंतजार कर रहा था। उस दिन का दर्द उसे हर पल सताता रहा था। 3 साल तक उसने कभी नहीं भुलाया कि किम वू को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा गया था। जितना वह सोचता गया, उतना उसके दिल में बदला उबलता गया। मैं तुमसे हर चीज का दोगुना हिसाब लूंगा, लैम टू डेन। आज तुम्हारी मौत तय है। और तू डीन शांत कदमों से उसकी ओर बढ़ता रहा। सिर्फ इसीलिए खुद को अजेय मत समझो, क्योंकि तुमने नूलिन को हरा दिया। उसकी आंखों में साफ तिरस्कार था और ठंडी सी ताना मारने वाली मुस्कान। तुम अभी बहुत दूर हो। इतना कहकर टूडिन जमीन से उछला और तियानमिंग की तरफ झपट पड़ा। उसी समय लड़के ने सख्त लहजे में निहोआ और मयोमियो से कहा, तुम दोनों पीछे हट जाओ, इस हरामी को मैं खुद मारूंगा। तुम समझ गए भाई, हम बस तुम्हारा शो देखेंगे। जो दर्शक घबराकर ये लड़ाई देख रहे थे, उन्होंने तुरंत ध्यान दिया। देखो, लेफ्टिनेंट मैन ने अपने कंपेनियन बीस्ट्स को वापस भेज दिया। क्या यह बंदा 1-on-1 लड़ने वाला है? तियानमिंग के सामने टूडिन ने भी 2 कंपेनियन बीस्ट्स बुलाए, 4 विंग्ड थंडर डीमन ईगल और क्रिम्सन लाइटनिंग गोल्डन लायन। उनका सामना करते हुए तियानमिंग जरा भी नहीं डरा। उसने अपनी तलवार ह्यूमन स्लेइंग सोर्ड उठाई और चिल्लाया, गोस्ट डांस! और पलक झपकते ही उनके शरीरों के पास से फिसलता हुआ निकल गया। सिर्फ एक ही वार में टूडिन संभल नहीं पाया और घुटनों के बल गिर पड़ा। धत्तेरे की। तियानमिंग ने तलवार कंधे पर टांग ली और अब उसकी बारी थी ताना मारने की। बेचारा टूडिन, अभी तो बस शुरुआत है, क्या तुम अभी से थक गए? फिर तियानमिंग के आसपास स्पिरिट एनर्जी फिर से भड़क उठी और उसने आदेश देने के अंदाज में कहा, आओ, जारी रखें। यह दृश्य देखकर दर्शकों में हलचल मच गई। क्या हो रहा है? लेथॉन मैन बिना अपने कंपेनियन बीस्ट्स के ही बढ़त में है। टूडिन जरूर उस पर रहम कर रहा होगा, वरना डर गया है। नहीं तो लेथियन मैन बहुत बुरी तरह हार जाता। लेकिन सच सिर्फ टूडिन जानता था, जिसने वार झेला था। उसने मन ही मन कहा, ये आदमी, और उसे आराम का मौका दिए बिना तियानमिंग बेचैनी से आगे बढ़ा। आओ चलो, डरो मत। इन शब्दों से उकसकर टूडिन फिर से झपटा। कौन डर रहा है? कायर डरते हैं। इसके बाद 2 अलग अलग ताकत वाली स्पिरिट एनर्जी की सीधी टक्कर हुई। टूडिन जो भी हमला करता, तियानमिंग उसे बिल्कुल सटीक तरीके से रोक देता, यहां तक कि उसने अपने हाथ से भी वार रोक लिया। श्याओइंग ये देखकर दंग रह गया। क्या उसका हाथ सच में मेरी क्रिम्सन डीमन इलेक्ट्रिक स्पीयर को रोक सकता है? तुम वाकई कमाल हो, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। उसने तुरंत अपने सिम्बियोटिक बीस्ट्स, गोल्डन नी बीस्ट और थंडर ईगल को आदेश दिया, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। उसी समय तियानमिंग ने भी तलवार की ऊर्जा का वार छोड़ा। मॉर्टल स्लॉटर सोर्ड सोल ओथ और शाओइंग की हैरान आंखों के सामने थंडर ईगल को बीट से 2 हिस्सों में काट दिया। शाओइंग चीख उठा, थंडर ईगल! लेकिन तियानमिंग यहीं नहीं रुका। वह ऊपर उड़ा और एक और स्पिरिट एनर्जी ब्लास्ट से उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। जब थंडर ईगल बिल्कुल शांत हो गया, तो तियानमिंग ने यिंग हो और मियाओ मियाओ को आदेश दिया, फायरफ्लाई, मियाओ मियाओ, इसके सारे पंख नोच कर इकट्ठा कर लो। मैं इन्हें जिनयू की कब्र पर बिखेरूंगा। यिंग हुओ खुशी से मान गया। जिनयू और मैं सगे भाइयों जैसे थे। थंडर ईगल की मौत देखकर शियाओइंग ने दांत भींचकर उसका नाम लिया, ली तियानमिंग, और गुस्से में पागल होकर उस पर झपटा। अब मर जाओ। लेकिन तियानमिंग पहले ही अपना इरादा मजबूत कर चुका था। जिनयू, ये असल में हमारा सेक्रेड बैटल सोल बीस्ट था और आज मैं इसे जरूर वापस लूंगा। शियाओइंग के लगातार हमलों का सामना करते हुए तियानमिंग पीछे हटता रहा और जैसे ही उसे मौका मिला, उसने घूमकर बचे हुए सिम्बियोटिक बीस्ट पर हमला कर दिया। भीड़ बिना पलक झपकाए देख रही थी और फिर तारीफों की आवाजें उठने लगीं। कितना तेज है, मैं इसे साफ देख भी नहीं पा रहा। ली तियानमिंग एक साथ 2 के खिलाफ लड़ रहा है और साफ है कि वो ज्यादा तेज है। शियाओइंग घबराकर तियानमिंग को देखता रहा।
क्यों ऐसा है कि मैं और गोल्डन नी बीस्ट पूरी ताकत लगा रहे हैं, फिर भी ये इतनी आसानी से हिल रहा है, जबकि उसके अपने हमलों में खुली जगह थी और तियनमिंग ने मौके का फायदा उठाकर उसके चेहरे पर सीधा हथेली का वार कर दिया। स्याओविंग और गोल्डन नी बीस्ट दोनों का हाल एक जैसा हुआ। दोनों को बेरहमी से दूर फेंक दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। तियनमिंग लंबी तलवार हाथ में लेकर आगे बढ़ा। स्याओविंग को लगा अब वो मरने वाला है, लेकिन तलवार उसके पैरों के बीच जमीन में धंस गई। अगले ही पल तियनमिंग की आंखों से भयानक किलिंग इंटेंट फूट पड़ी और उसने मंत्र बोला, अर्थ स्लॉटर सोर्ड। जैसे ही उसने कहा, जमीन ताकत से धड़कने लगी और स्याओविंग की आंखें डर से फैल गईं। उसके सामने सुनहरी स्पिरिट एनर्जी की तेज रोशनी उसकी तरफ टूट पड़ी। एल चीख उठी, क्या यह असंभव है? यिश्विन बोला, सच में इसकी टेक्निक हेवनली विल रेल्म जैसी लग रही है। साइड में खड़ा जांग चेंग कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। एक पल में शाओइंग के सामने उसके सिम्बियोटिक बीस्ट के सिर्फ खून से सने टुकड़े बचे थे। वह चिल्लाया, गोल्डन नी बीस्ट। तियनमिंग ने तुरंत ताना मारा, तुम्हारा गोल्डन नी बीस्ट तुम्हारी जगह मरने को तैयार था। इससे साबित होता है कि तुम जानवर से भी बदतर हो। इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी शाओइंग का घमंड कम नहीं हुआ। नहीं, मैं अभी नहीं हारा। फिर उसके शरीर के चारों ओर नीली स्पिरिट एनर्जी की तेज धाराएं फूट पड़ी। गिरे हुए खून का उल्टा बहाव हुआ और उसका शरीर भी अजीब नीले रंग का हो गया। ये ऑन्जर डेमन आर्ट का असर था। स्टैंड में बैठे लोग फिर से हंगामा करने लगे। ये फॉरबिडन टेक्निक है। लिन शाओइंग पागल हो गया है। ली तियनमिंग इस बार गया। फेलिंग ने भी कुछ गड़बड़ महसूस किया और चिंता से तियनमिंग की तरफ देखा। भाई? लेकिन वह हमेशा की तरह शांत था। एक और डिमोनिक आर्ट, क्या तुम सच में सब कुछ दांव पर लगाने वाले हो? खुद को जीत के करीब समझकर शाओइंग फिर से घमंडी अंदाज में बोला, ली तियनमिंग, क्या अफसोस? तुम सच में? लेकिन बात पूरी करने से पहले ही एक धूसर हाथ सीधा उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों के सामने तियनमिंग खड़ा था। आंखें चमक रही थीं और शरीर स्पिरिट एनर्जी से भरा हुआ था। अगले ही पल उसने शाओइंग को बेरहमी से जमीन पर पटक दिया और वह कुछ भी नहीं कर पाया। शाओइंग घबराकर सोचने लगा, यह नहीं हो सकता। मैंने अज्यूर डीमन आर्ट इस्तेमाल किया, फिर भी मैं पलटवार नहीं कर पा रहा। क्या यह पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है? तियनमिंग की कश्ती पकड़ के नीचे दबा शाओइंग खून की एक और धार उगल बैठा और उसके मन में डरावना शक उठा। क्या शुरू से ही उसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी? क्या हमारे बीच का फर्क इतना बड़ा है? अगर ये ऐसे ही चलता रहा? ये सोचकर शाओइंग ने अपना सारा घमंड छोड़ दिया और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, मैं गलत था, मैं हार गया, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मुझे जल्दी मार दो। लेकिन तियनमिंग ने ठंडे और निर्दयी स्वर में साफ मना कर दिया, सपनों में भी मत सोचना कि मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। पिछले 3 साल में मुझे किसने एक पल की भी शांति दी थी? और मेरे भाई का क्या? उसकी आंखें अंधेरे से भर गईं जब वह गुर्राया, दुनिया बहुत न्यायपूर्ण जगह है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, इसलिए अब तुम अपने ही दुखद अंत का स्वाद चखोगे। मैं तुम्हें वही सबक अभी सिखाऊंगा, खुद महसूस करो कि कैसा लगता है। उसी पल शाओटिंग की आंखों से पछतावे के 2 धार आंसू बह निकले और उसे वह दिन याद आ गया जब वह घमंड से इतराते हुए बोला था, दादाजी देखिए, ये सेक्रेड बीस्ट वॉर सोल है। लिन शाओ ने तुरंत पूछा था, ये तुम्हें कहां से मिला? तब शाओटिंग ने समझाया था कि ये एक कमजोर देहाती लड़के का है जो नीची पैदाइश का है। इतना ही नहीं, लिन शाओ ने यह भी पूछा था, क्या तुमने उसे मार दिया? उसने जवाब दिया था, अभी नहीं। उस समय का शाओटिंग बड़ी क्रूरता से बोला था कि वह अभी भी मेरे सामने तड़प रहा है। वह कहता था कि एक दिन मुझे नर्क में घसीटेगा। मैं उसके मुंह पर हंसा और उसके लाइफ बाउंड बीस्ट को अपाहिज बना दिया, उसे पूरी तरह बेकार बना दिया ताकि वह धीरे धीरे समझ सके कि कूड़े जैसी जिंदगी कितनी दर्दनाक होती है। इतना कहकर शाओटिंग ने लिन शाओ से तारीफ की। उम्मीद की थी, मैंने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। दादाजी, क्या मैंने सही किया? लेकिन उसके दादाजी ने साफ इनकार किया था, नहीं, तुम्हें उसी वक्त उसे मार देना चाहिए था, फिर उसकी पूरी पृष्ठभूमि की जांच करके उसके पूरे परिवार को भी खत्म कर देना चाहिए था, तभी पूरी तरह निश्चिंत हुआ जा सकता है। यह सुनकर शाओटिंग उत्साह में वहां से जाने लगा। समझ गया, अभी जाता हूं। लेकिन लिन शाओ ने उसे रोक दिया, रहने दो, अगली बार याद रखना। उसी समय लिन शाओ खुद भी बेतहाशा गिड़गिड़ा रहा था। शाओटिंग, मेरे पोते को छोड़ दो। सुपरवाइजर इनवॉय, मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मेरे पोते को जाने दो। लेकिन ऊपर खड़े 2 लोगों के चेहरे पर बस ठंडी बेरुखी थी और शाओइंग की दिल दहला देने वाली चीखें गूंज रही थीं। उस दर्दनाक दृश्य को देखकर और उसकी चीखें सुनकर कई लोगों ने नजरें फेर लीं। लगातार तेज होती बारिश के बीच
लिन श्याओइंग पूरे 1 घंटे तक कराहता और चिल्लाता रहा। वे पूरी तरह निराशा और दर्द से भरी चीखें थीं। उसके बाद जमीन पर बस लंबी टेढ़ी मेढ़ी खून की लकीरें रह गईं। शायद कई 100 साल बाद भी दर्शकों की संतानें इस घटना के बारे में जानेंगी और माता पिता उन्हें बताएंगे कि इसी दिन लिन शियाओइंग को 1000 कट्स वाली सजा दी गई थी। या ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, इस बार सच में हम गलत थे। हमें यूलिंग क्लैन के सामने झुककर जनता को यह मैच देखने नहीं देना चाहिए था। लेकिन यीशुएन ने असहमति जताई। नहीं, हमारी असली गलती यह थी कि थंडरलॉर्ड मैनर की ताकत देखकर हमने वर्मिलियन बर्ड नेशन को कम आंका। एल ने पूछा, क्या अब भी हमें कैंग हाई नेशन जाकर प्रतिभाओं को लेना चाहिए? श्याओइंग से निपटने के बाद तियनमिंग ने आखिरकार अपना सेक्रेड बीस्ट वॉर सोल वापस पा लिया। तभी यीशुएन को एहसास हुआ कि वह वॉर सोल असल में उसी का था। फिर उसने मुस्कुराकर नीचे पुकारा, हे ली तियनमिंग। तियनमिंग ने तुरंत सेक्रेड बीस्ट वॉर सोल समेटा और जवाब दिया, सुपरवाइजर आपका क्या आदेश है? अप्रत्याशित रूप से यीशुएन ने निमंत्रण दिया, अब जब लिन श्याओइंग मर चुका है और तुमने अपना सेक्रेड बीस्ट वॉर सोल वापस ले लिया है, क्या तुम उसकी जगह लेकर हमारे साथ सेक्रेड हेवन पैलेस चलना चाहोगे? यह सुनकर तियनमिंग की आंखें हैरानी से फैल गईं और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। आसमान अभी भी चमक रहा था और धीरे धीरे बहते बादलों के बीच इंद्रधनुष बना हुआ था। सब कुछ देखने के बाद यूएन ने बिना देर किए उसे अपने पक्ष में लेने की कोशिश की। ली तियनमिंग, अब जब तुमने लिन श्याओइंग को मार दिया है, तुम ही सेक्रेड बीस्ट वॉर सोल वाले जीनियस हो। 3 दिन बाद हमारे साथ सेक्रेड हेवन पैलेस चल सकते हो। जो कुछ लिन श्याओइंग का था वह सब तुम्हारा भविष्य होगा। तुमने हमें उसे छोड़कर तुम्हें चुनने पर मजबूर कर दिया है। वर्मिलियन बर्ड नेशन जैसी जगह में तुम्हारी प्रतिभा हमेशा के लिए दबकर रह जाएगी। कितना अफसोस होगा। इसलिए पूरे ईस्टर्न एम्परर रेल्म पर राज करने वाली नंबर 1 शक्ति सेक्रेड हेवन पैलेस तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। उदाहरण के तौर पर तुम्हारी मौजूदा प्रतिभा के साथ अगर तुम वर्मिलियन बर्ड नेशन जैसी संसाधनों की कमी वाली जगह पर रहे तो शायद 10 साल में भी हेवनली विल रेल्म तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि यहां गॉड सोर्सेस की कमी है। स्पिरिट ओर्स, स्पिरिट एसेंसेस और स्पिरिट मटेरियल्स बेहद दुर्लभ हैं। और सबसे बुरी बात, यहां के लोगों की सोच और नजरिया बहुत छोटा है। लेकिन सेक्रेड हेवन पैलेस में ईस्टर्न एम्परर रेल्म के सारे संसाधन इकट्ठा हैं। अनगिनत टॉप टियर गॉड सोर्स मौजूद हैं, यहां तक कि अर्थ ग्रेड और हेवन ग्रेड वाले भी। और पूरे ईस्टर्न एम्पायर रिम से अनगिनत असाधारण जीनियस वहां मुकाबला करते हैं। वह लंबा भाषण देता रहा। ली तियानमिंग, हमने इतना सब इसलिए कहा क्योंकि हम प्रतिभा की कद्र करते हैं। सेक्रेड हेवन पैलेस के शिष्यों में लिन श्याओइंग का नाम पहले से दर्ज था, लेकिन अब वह मर चुका है। तुमने सेक्रेड बीस्ट वॉर सोल वापस पा लिया है, इसलिए तुम उसकी जगह लेने के लिए सबसे उपयुक्त हो। शेन्यू ने भी जोड़ा, और अगर तुम हमें किसी परेशानी में नहीं डालना चाहते तो आगे से लिन श्याओइंग का नाम इस्तेमाल करना और भी बेहतर होगा। आखिर अपने भविष्य के लिए अंतिम फैसला तुम्हें ही करना है। यह सब सुनकर तियनमिंग थक सा गया। मुझे इन दोनों का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सेंट हेवंस मैनर सच में बहुत आकर्षक है। कठिन फैसले समझदारी से लेने चाहिए। उसने मन ही मन सोचा और अपनी मां की ओर देखा। मुझे इतनी दूर जाना होगा, इन्हें छोड़ना मेरे लिए सबसे मुश्किल होगा, इसलिए मुझे उनकी राय लेनी चाहिए। कोई भी मां अपने बच्चे के लिए जीवन मरण की ऐसी दूर की राह का फैसला नहीं कर सकती, लेकिन मां और बेटे के बीच गहरी समझ थी। जैसे ही उसकी मां की नजर उसके बेटे की आंखों से मिली, वह सब समझ गई और तुरंत अंगूठा उठाकर उसे इशारा किया कि अपने दिल की सुनो और अपने सपनों का पीछा करो। उसी समय स्टैंड में भीड़ ने भी जयकार की। ली तियनमिंग, जाओ सेंट हेवंस मैनर को चुनौती दो, वहीं तुम्हारी असली जगह है। लियोटिनियन मिंग, तुम कमाल हो, आज से तुम मेरे सुपर आइडल हो। ये शब्द सुनकर तियनमिंग के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने अपना फैसला कर लिया। सर, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मैं अपना असली नाम ही इस्तेमाल करूंगा। क्या यह ठीक है? सेंट हेवंस मैनर के लोग खुशी खुशी मान गए। ठीक है, उन्होंने कहा और जाने से पहले तियनमिंग को समय दिया। तुम्हें तैयारी के लिए 3 दिन मिलेंगे। 3 दिन बाद हम तुम्हें लेने आएंगे। अब से तुम सेंट हेवंस मैनर में अपना नाम रोशन करोगे। उन्होंने अपने हारे हुए शिष्य को भी संबोधित करना नहीं भूले। यूलिंग जी वहां दिन भर से खड़ी थी। उन्होंने कहा, वहां खड़े मत रहो और जल्दी करो। वह थोड़ी घबराई हुई और उलझन में लगी। जी। तियनमिंग उन्हें जाते हुए देखता रहा और सोचता रहा कि उनके साथ उसका भविष्य कैसा होगा। जैसे ही सुपरवाइजिंग एनवॉयस और वुलिंग क्लैन चले गए, मैच खत्म होने की घोषणा गूंज उठी। ली तियनमिंग के सेंट हेवंस मैनर का शिष्य बनते ही थंडर फ्लेम मैनर ने सब कुछ खो दिया। उनका बाहर निकलने का रास्ता तानों और उपहास से भरा हुआ था।
थंडर फ्लेम मैनर की 1000 साल पुरानी महिमा अब खत्म हो चुकी थी, जबकि हेवंस मैनर का वे क्लैन, क्योंकि ली तियन मिंग और मू यांग वर्मिलियन बर्ड नेशन में ही रह रहे थे, हमेशा के लिए अटूट रहने वाला था। उसी रात जब थंडर फ्लेम मैनर के लोग नशे में बेसुध थे, हथियारों ने हमला कर दिया और उसी समय लियू चिंग भी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। कुछ समय बाद आसमान साफ और नीला था। हल्की हवा महल की छत पर पत्तों को हिला रही थी। अंदर सब लोग जश्न के भोज में शामिल थे और मुख्य मेज पर बैठे मेजबान ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। आइए सब लोग, आज की जीत के लिए जाम उठाई और मेरे पोते को सेंट हेवंस मैनर का शिष्य बनने पर बधाई दें। वेई तियनकोंग बेहद खुश था। स्वर्ग ने सच में मुझे नहीं छोड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे खराब स्वभाव के बावजूद मुझे इतनी किस्मत मिलेगी। मेरा यह पोता आज सच में शानदार था। तियन मिंग हंसा और झूठी नम्रता दिखाते हुए बोला, कुछ खास नहीं, बस मैनर में टॉप 3 में आ गया। असल में अंकल यांग इतने अच्छे शिक्षक हैं। मू यांग ने भी विनम्रता से कहा, ऐसा नहीं कि मैं अच्छा शिक्षक हूं, तुम्हारी प्रतिभा जन्मजात है, यह तो मानना पड़ेगा। वेई तियनशंग भी बोले, तियनमिंग, आज तुमने वे क्लैन को बचा लिया। तुम्हारा 9वां चाचा पहले तुम्हें छोड़ देने के लिए माफी मांगता है। फिर उन्होंने तियनमिंग की मां को संबोधित करते हुए कहा, दूसरी बहन, मैंने भी कभी पिता को तुम्हें बचाने से रोका था, उसके लिए माफी चाहता हूं। कृपया दिल बड़ा रखो और छोटे भाई से नाराज मत रहो। वे नेचुरली उदार थीं, वह सब अतीत की बात है। अब से हम तीनों मिलकर पिता का ख्याल रखेंगे। उसी समय तियनमिंग ने वेई तियनशोंग से कहा, नींथ अंकल, आप बहुत दयालु हैं। वे क्लैन को बचाना मेरा कर्तव्य था। वेई तियनशोंग को फिर भी शर्म आ रही थी, इसलिए उसने युवाओं पर चिल्लाकर कहा, तुम सब जूनियर्स यहां आओ और तुरंत तियनमिंग से माफी मांगो। तियनमिंग ने परिपक्व अंदाज में कहा, हम सब एक परिवार हैं। जवान उम्र में थोड़ा जोश होना स्वाभाविक है। तुम सबको सबक मिल चुका है। आगे से बस गुस्सा काबू में रखना और सच्चे दिल से रहना। इस सकारात्मक माहौल में सब खुश थे। हम समझ गए बड़े भाई। तभी डांग चांग 2 राजकुमारियों के साथ पहुंचा। वर्मिलियन बर्ड किंग आ गए। डांग चांग ने तुरंत माफी मांगनी शुरू की। मैनर लॉर्ड वेई मू यांग, मुझे क्षमा करें। 2 सुपरवाइजिंग एनवॉयज ने मुझे पूरी तरह रोक दिया था। जब वेकलैंड खतरे में था, मैं कुछ नहीं कर सका और इसके लिए मुझे गहरा शर्म है। ऊपर से वीकलैंड ने मेरी मदद की और थंडर फ्लेम मैनर की गद्दी हथियाने की साजिश को नाकाम कर दिया। मुझे लगता है मैंने आप सबको निराश किया। वी तियानकांग ने सांत्वना दी, महाराज, आपको दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं। सुपरवाइजिंग इनवॉइस जैसे लोगों के फैसलों में हम दखल नहीं दे सकते। अच्छा हुआ तूफान गुजर गया और अब हम सब मिलकर भविष्य की ओर देख सकते हैं। आज से वर्मिलियन बर्ड नेशन और फ्लेम येलो एकेडमी और बेहतर होंगे। मौका देखकर उन्होंने जोड़ा, महाराज, अगर आपको अभी भी अपराध बोध है तो शायद आप मेरे पोते ली तियनमिंग की एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दें। जांग चेंग ने तुरंत अंगूठा दिखाकर उसकी तारीफ की। तियनमिंग, तुम सच में कमाल हो। आज से पहले मुझे लगा था कि वे क्लैन और महल की युवा पीढ़ी उनके लोगों के सामने टिक नहीं पाएगी। तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम युवा पीढ़ी के लिए बेहतरीन उदाहरण हो सकते हो। तियनमिंग ने सिर खुजाया और हंसते हुए कहा, महाराज, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन अगर मैं उदाहरण नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा? जांग चंग खुश हुआ, मुझे तुम्हारे जैसे बेशर्म लोग पसंद हैं। ली तियनमिंग, अपनी इच्छा बताओ, अगर मैं दे सकता हूं तो जरूर दूंगा। लेकिन इस समय ली तियनमिंग की नजर सिर्फ फाइलिंग पर थी और उसने सीधे कह दिया, मुझे आपकी बेटी जांग फीलिंग चाहिए। जैंग चंग तुरंत पछतावे से भर गया। सोना चांदी खजाना या पद मांगते तो आसान था, तुम तो बहुत ऊंचा निशाना लगा रहे हो। मेरी प्यारी बेटी मांग रहे हो। यह कहकर वह मुड़ा और चलने लगा। विदा। तियनमिंग का दिल टूट गया। मत जाइए, इतनी जल्दी मना मत कीजिए। आपने कहा था जो मांगोगे देंगे, अब पीछे हट रहे हैं। फाइलिंग, जो पूरी तरह उसके साथ थी, दौड़कर आई और पिता का हाथ पकड़ लिया। पिता, कृपया मान जाइए। मैं बिग ब्रदर तियनमिंग के साथ सेक्रेड हेवन पैलेस जाना चाहती हूं, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी। आप जानते हैं मैं कर सकती हूं। जांग चोंग पूरी तरह खिलाफ था। आंसू बहाते हुए बोला, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा पिता कैसे तुम्हें इतनी दूर जाने देगा? तियनमिंग ने दृढ़ निश्चय के साथ वादा किया, महाराज, मैं मानता हूं यह यात्रा बहुत खतरनाक है और सेक्रेड हेवन पैलेस में मेरा कोई सहारा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं उसे साथ ले जाऊं तो आज के बाद अगर किसी ने लिंगैयर के सिर का एक बाल भी छुआ या उसे दुखी किया तो मैं उसे बिना कब्र के मरने पर मजबूर कर दूंगा। चिंग लुआन, जो हमेशा उसके खिलाफ रहती थी, बोली, इतने सालों का पिता पुत्री का प्यार क्या तुम्हारे कुछ शब्दों से बदल जाएगा? तुम 3 दिन में जा रहे हो ना, 3 दिन बाद फिर बात करेंगे। फाइलिंग अपने पिता से लिपटकर रो रही थी। पिता, लिंगर भी आपसे दूर नहीं रह सकती।
तियन मिंग को चिंग लुआन का सुझाव मानना पड़ा और उसने वर्मिलियन बर्ड किंग से दृढ़ता से कहा, ठीक है, 3 दिन बाद मैं वर्मिलियन बर्ड पैलेस आऊंगा और तब महाराज का आशीर्वाद मांगूंगा। फिर उसने मन में सोचा, हालांकि मैंने ऐसा कहा है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि वर्मिलियन बर्ड किंग को लिंगर से बहुत गहरा लगाव है। उसे साथ ले जाने की उम्मीद कम है। अब मुझे जिन्यू की कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि देनी चाहिए। दंग चांग अपने दिवंगत मित्र की कब्र के सामने गंभीर खड़ा था और बोला, भाई, उस समय मैंने कसम खाई थी कि तुम्हारा बदला लूंगा। अब बदला पूरा हो चुका है। तुम शांति से आराम कर सकते हो। मैं सेक्रेड हेवन पैलेस जा रहा हूं। नहीं जानता इस यात्रा से कब लौटूंगा। अगले 2 दिन हम तीनों भाई यहीं तुम्हारे साथ रहेंगे। तियन मिंग ने भी गंभीर आवाज में वादा किया, अगले जन्म में भी हम भाई ही रहेंगे। 2 दिन बाद जब वह वापस आया तो मुयांग सबसे पहले बोला, तुम आखिरकार लौट आए। हम लोग बहुत परेशान थे। ऐसे इधर उधर क्यों घूम रहे थे? तियन कॉन्ग ने भी कहा, हमारे साथ चलो, तुम्हें 2 लोगों से मिलाना है। उनसे मिलने के बाद तुम तय करना कि तुम्हें सेक्रेड हेवन पैलेस जाना है या नहीं। इतनी अचानक चिंता देखकर तियन मिंग पूरी तरह हैरान रह गया। क्या हो रहा है? फिर वे लोग तियन मिंग को हेवंस मैनर के अंदर ले गए। उसका पूरा परिवार साथ अंदर गया, जहां पहले से 2 लोग इंतजार कर रहे थे, एक ठंडे स्वभाव वाली जवान लड़की और एक चिंतित सी बूढ़ी औरत। तियन मिंग ने उन्हें पहली बार देखा था, इसलिए उसने मन ही मन सोचा, ये कौन है? तियन कॉन्ग ने तुरंत परिचय कराया। तियन मिंग, आकर इनको प्रणाम करो। ये ईस्टर्न एम्परर सेक्ट की लेडी ली जिंगयू है। जिंगयू ने भी अपनापन दिखाते हुए कहा, मुझे अजनबी मत समझो, हम सब एक ही परिवार हैं। मुझे ग्रैनी ली कह सकते हो। तियान मिंग ने तुरंत कहा, नमस्ते ग्रैनी ली। लेकिन उसके मन में सवाल चल रहा था, ये ईस्टर्न एम्पायर सेक्ट क्या है? मैंने सिर्फ इतना सुना है कि ईस्टर्न एम्परर रेल्म फ्लेम येलो कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। बहुत विशाल जगह है जहां अनगिनत लोग और छोटे छोटे राज्य हैं, और वर्मिलियन बर्ड किंगडम भी उन्हीं में से एक है, जबकि सेक्रेड हेवन पैलेस को ईस्टर्न एम्परर रेल्म का शासक माना जाता है। फिर जिंगयू ने दूसरी लड़की का परिचय कराया। ये मिस ली चिंगयू हैं, मेरी पोती। तुमसे 5 साल छोटी हैं, लेकिन इनकी ताकत तुम्हारी कल्पना से भी परे है। तियन मिंग ने तुरंत कहा, हेलो मिस ली, और खूबसूरत चिंगयू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हेलो। तियन मिंग उसके टैलेंट से प्रभावित था। 15 साल की उम्र में ही वह यूनिटी रेल्म तक पहुंच चुकी थी। भले ही उसे सटीक स्तर पता न था, लेकिन अगर वह वर्मिलियन बर्ड किंगडम में होती तो 10,000 साल में एक बार दिखने वाली दैवी प्रतिभा मानी जाती। इससे साफ था कि ईस्टर्न एम्परर सेक्ट बेहद शक्तिशाली होगा। जिंग यू ने विनम्रता से कहा, ओल्ड ब्रदर वे, तियन मिंग अभी मुझसे और मेरी पोती से परिचित नहीं है। कृपया इसे सब समझा दीजिए। तब तियन कॉन्ग ने समझाना शुरू किया, तियन मिंग, यह कहानी माइनर लाइफ कैलेमिटी से शुरू होती है। तुम्हें पता है हमारा वेकलैंड कहां से आया? तियन मिंग ने तुरंत कहा, मां ने बताया था कि हम ली उपनाम वाले पूर्वज से आए हैं। तियन कॉन्ग ने आगे कहा, सही, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वह पूर्वज ईस्ट एम्पायर सेक्ट के ली सेकेंड क्लैन से था? और लेसर्स लाइफ कैलेमिटी उसी ली सेकेंड क्लैन की विशेष पहचान है, जिसने कभी ईस्ट एम्पायर सेक्ट को नियंत्रित किया और 10,000 साल तक ईस्टर्न एम्पायर रियलम पर राज किया। यह सुनकर तियानमिन चौंक गया। मुझे बिल्कुल पता नहीं था। वेई ने डांटते हुए कहा, शरारती लड़के, अपने दादा की बात ध्यान से सुनो। तियनमिंग ने झुंझलाकर कहा, अरे मैं तो सुन ही रहा था, लेकिन पहले मेरा एक सवाल है, क्या ईस्ट एम्परर सेक्ट सेक्रेड हेवन पैलेस जितना बड़ा है? तब जिंग यू ने जवाब दिया, दोनों लगभग बराबर हैं, लेकिन पिछले 1000 सालों से सेक्रेड हेवन पैलेस ज्यादा हावी रहा है और फिलहाल ईस्टर्न एम्परर रेल्म पर उसका प्रभाव ज्यादा है। फिर भी ईस्ट एम्परर सेक्ट के पास भी बेहतरीन प्रतिभाएं हैं। उसने विस्तार से बताया, ईस्टर्न एम्परर रेल्म बहुत विशाल है और हमारा ली सेक्रेड क्लैन पूरे 10,000 साल तक एक टॉप टियर क्लैन रहा है। जो कुल 10,000 साल तक फला फूला वही सेक्रेड क्लैन कहलाता है, और ईस्ट एम्परर सेक्ट वही प्राचीन संप्रदाय है जो ली सेक्रेड क्लैन से चला आ रहा है। मतलब ईस्ट एम्पायर सेक्ट का हर सेक्ट मास्टर हमारे ली सेक्रेड क्लैन का ही पैट्रियार्क होता है। यह सुनकर तियानमिन ने सोचा, मैंने सच में कभी यह सब नहीं सुना। वर्मिलियन बर्ड नेशन बहुत छोटा है। मैं तो हमेशा बड़ी दुनिया में निकलना चाहता था। फिर उसने सीधे पूछा, लेकिन इन सब का मुझसे क्या संबंध है? जिंगयू ने धैर्य से कहा, बहुत संबंध है तियनमिंग। तुम्हें लेसर लाइफ कैलेमिटी के बारे में क्या पता है? तियनमिंग बोला, यह एक ऐसी विपत्ति है जो इंसान को बूढ़ा बना देती है। वह हल्के से हंसी, गलत, लेसर लाइफ कैलेमिटी हमारे ली सेक्रेड क्लैन की गौरवशाली नींव है। हमारे उच्च स्तर के कल्टीवेशन टैलेंट का स्रोत है
यह शरीर को कमजोर करता है और आयु घटाता है, लेकिन अगर इसे पार कर लिया जाए तो प्राकृतिक प्रतिभा दोगुनी हो जाती है। उसने एक हाथ उठाया जिस पर खास निशान थे और सबको दिखाया। हमारे पूर्वजों ने सालों की पीड़ा के बाद इसे तोड़ने का तरीका खोज लिया और इसे आपदा से वरदान में बदल दिया। सेक्रेड हेवन पैलेस में जितने ज्यादा कैलेमिटी व्हील्स होते हैं, उतनी ही भयानक प्रतिभा होती है। वह हाथ चिंग यू का था। जैसे हमारी चिंग यू के पास 3 कैलेमिटी व्हील्स हैं, इसलिए उसके पास सेंट रेल्म तक पहुंचने का मौका है। पूरे क्लैन में ऐसे 10 से भी कम युवा हैं जिनके पास 3 व्हील्स हैं, और हर एक के पास सेंट रेल्म तक पहुंचने की संभावना है। तियन मिंग ने प्रभावित होकर कहा, कमाल है। तब जिंग यू ने जोड़ा, लेकिन शर्त है कि उनका लाइफ बाउंड बीस्ट भी उच्च ग्रेड का हो। गर्व से उसने कहा, क्या तुम्हें पता है कि हमारे ली सेक्रेड क्लैन के इतिहास में 4 कैलेमिटी व्हील्स वाले लोग भी हुए हैं, और हर एक ईस्टर्न एम्परर रेल्म का शिखर अस्तित्व बना और कम से कम 500 साल तक क्लैन की समृद्धि सुनिश्चित की। तियन मिंग ने बाहर से हैरानी दिखाई। मुझे पता ही नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, बूढ़ी अम्मा, बोलते वक्त थूकना बंद करो। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्के से थपथपाया और जिंग यू अधीर होकर बोली, तियन मिंग, जल्दी अपना दाहिना हाथ दिखाओ। उसे वेई के साथ हुई पुरानी बात याद आई। तुम्हारे बेटे ली तियन मिंग ने सच में नए कैलेमिटी व्हील्स जगाए हैं। क्या उसके पास भी तुम्हारी तरह 3 व्हील्स हैं? वेईसी ने बस इतना कहा था। ग्रैनी, उत्साहित मत होइए। तियन मिंग के पास 3 से ज्यादा हैं। समय आने पर खुद देख लीजिए। यह सुनकर जिंग यू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। 3 से ज्यादा मतलब 4 होंगे। तब ली सेक्रेड क्लैन फिर से उठ खड़ा होगा। स्वर्ग की कृपा हो, सब ठीक हो। लेकिन जब तियन मिंग ने हाथ दिखाया तो वह उसकी उम्मीद से भी आगे था। ग्रैनी, खुद देख लीजिए। जिंग यू ने सिर थोड़ा झुकाया और बोली, चिंग यू, जरा देखो मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही। चिंग यू ने तुरंत कहा, मैं 4 की जगह 5 रिंग्स कैसे देख रही हूं? फिर उसने खुद ही जवाब दिया, ग्रैंडमा, आप गलत नहीं देख रही, क्योंकि वह खुद भी हैरान रह गई थी। सच में 5 रिंग्स ही थीं। जिंग यू पूरी तरह से भावुक हो गईं। उन्होंने तियन मिंग का हाथ और पास खींचकर ध्यान से देखा। उनकी आंखें इतनी फैल गईं कि आंसू बहने लगे। 5 रिंग्स? पक्का कर लेने के बाद कि वह गलत नहीं देख रही, जिंग यू वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी, जिससे तियन मिंग घबरा गया। कुछ घंटों बाद जब वह होश में आई तो फिर से पूछा। तब चिंग यू ने जल्दी से कहा, ग्रैंडमा, यह सपना नहीं है ना? चिंग यू उन्हें संभालते हुए बोली, ग्रैंडमा, इतनी उत्तेजित मत होइए, पहले शांत हो जाइए। तियन मिंग ने तो अभी पूरा सच बताया भी नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, इन बूढ़ी अम्मा की हिम्मत तो बहुत कमजोर है। क्या इन्हें बताऊं कि असल में 10 रिंग्स हैं? तियन कंग और बाकी लोग जैसे उसके मन की बात समझ गए और एक साथ रोकने लगे। मत कहना, अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तियन मिंग सबकी प्रतिक्रिया देखकर चौंक गया। ठीक है, समझ गया, आप सब रिलैक्स रहिए। जिंग यू तुरंत घुटनों के बल बैठकर आसमान की तरफ प्रार्थना करने लगी। हे स्वर्ग, 5 ट्रिब्यूलेशन रीइंकारनेशन बॉडी, हमारे कुल की पहली पीढ़ी का 5 ट्रिब्यूलेशन रीइंकारनेशन बॉडी। तियन मिंग झुंझलाकर देख रहा था। क्या इतना ड्रामा जरूरी है? फिर जिंग यू ने उसकी तरफ देखकर कहा, तियन मिंग, इस बूढ़ी औरत को तुमसे कुछ कहना है। तियन मिंग ने विनम्रता से कहा, जी, कहिए। जिंग यू ने प्यार से उसके गाल पकड़कर कहा, मेरे साथ चलो। और फिर शुरू हो गई अपनी लगातार मनाने की कोशिश। तुम हमारे डोंग हुआंग सेक्ट और ली सेंट क्लान दोनों के लिए स्वर्ग से मिला खजाना हो। मेरे साथ ली सेंट क्लान चलो, अपने पूर्वजों को स्वीकार करो। वह सेक्रेड हेवन पैलेस जैसी मनहूस जगह से 10,000 गुना बेहतर है। डोंग हुआंग सेक्ट में पूरा परिवार तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जो चाहो कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं सेक्रेड हेवन पैलेस के उन 2 गुर्गों को भी भगा सकती हूं। तियन मिंग, मेरे साथ चलो। मेरा कोई पोता नहीं है और मुझे तुम बहुत पसंद आए हो। तियन मिंग मुश्किल में पड़ गया। सच कहूं तो मैं बहुत उलझन में हूं। लेकिन जिंग यू को इंतजार नहीं था। अब भी क्या सोच रहे हो? वह फायदे गिनाने लगी। तियन मिंग, मेरा बेटा ली वुई अभी डोंग हुआंग सेक्ट का सेक्ट मास्टर है। वहां उसकी बात ही कानून है। तुम जाते ही वह तुम्हें अपना गॉडसन बना लेगा। उसका गॉडसन मतलब मेरा पोता। और डोंग हुआंग सेक्ट पहुंचते ही तुम्हें यंग सेक्ट मास्टर बना दिया जाएगा। जब मेरा बेटा नहीं रहेगा तो तुम ही डोंग हुआंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर बनोगे। तियन मिंग दंग रह गया। डोंग हुआंग सेक्ट का सेक्ट मास्टर? यह खुशी बहुत अचानक थी। उसे लगा मामला इतना आसान नहीं हो सकता। जिंग यू ने पूछा, तो बताओ मेरे पोते, सेक्ट मास्टर बनना है या नहीं?
मैंने पूरी सच्चाई और दिल से बात रख दी है। तियन मिंग अजीब महसूस करते हुए सोचने लगा। मैंने अभी हां भी नहीं की और मैं अचानक इनका पोता बन गया। जिंग यू अभी भी समझा रही थीं। अगर तुम सेक्रेड हेवन पैलेस गए तो बस एक साधारण व्यक्ति रहोगे, एक चींटी जैसे, और अगर तुम्हारी लेसर लाइफ ट्रिब्यूलेशन की बात खुल गई तो शायद वे तुम्हें परेशान भी करें। अभी डोंग हुआंग